हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरे ख्याल से आपने पिछला वीडियो भी देख लिया होगा। और सुन दो, सीधा आते हैं काम की बात पे। भाई साहब, आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा उल्टा लिख दिया लिखने वाले ने, कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन में आज हम लीनियर, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कवर करेंगे। और उसके बाद एक लेक्चर होगा रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का। फिर 2D आएगा और 2D में फिर एक बार और रिलेटिव मोशन आएगा, जिसमें बोट प्रॉब्लम, रिवर, रेन, वो जो भी होता है कवर कर लेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करो और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और अगर आपको लगता है सर कि ये लेक्चर वर्थ इट है, आपको लगता है कि भाई मेहनत है, कंटेंट पे मेहनत है, क्योंकि कंटेंट आजकल लोग बहुत कुछ भी पढ़ाते हैं, आपको लगती हैं चीजें अगर जेन्युइन है, तो आप प्लीज इस चैनल को शेयर करो, नीचे कमेंट करो और लाइक करो। क्योंकि देखो बेटा, यूट्यूब जो है ना, वो एक सिस्टम है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है। वो तभी कोई वीडियो को वो नहीं जानता कि मैं कौन हूं और क्या पढ़ा रहा हूं। वो किसी वीडियो को कुछ शर्तों पे ही प्रमोट करता है, जैसे लाइक्स हैं, वॉच टाइम है। तो थोड़ा सा, मैं वैसे कहना ही पसंद नहीं करता कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो सब नहीं। अगर आपको लगे वर्थ इट है तो थोड़ा कमेंट, थोड़ा लाइक और थोड़ा शेयर करो। क्योंकि ये चैनल तभी ग्रो करने में, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन फैक्टर आता है कि यार बच्चे देख रहे हैं, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बच्चे रेगुलर नोट्स बना रहे हैं। और केवल कमेंट सब्सक्राइब मत करो, थोड़ा सा नोट्स भी बनाओ प्रीवियस ईयर। और मैं कह रहा हूं ये दो काम, लेक्चर देखो और प्रीवियस ईयर करो। अगर आप ये दो चीज करते हो, आप बहुत अच्छा करोगे, मेरी गारंटी है। तो चलो सर, अब टाइम पास ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं अपना टॉपिक। भाई साहब, इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन में तो इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक है। और देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं। जैसे मैंने लिखा है, आप देखो, v, कुछ इक्वेशंस आपको पता ही होगा सर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और एक ये फॉर्मूला होता है Sn, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फॉर्मूला होता है ना Sn का, ये जो फॉर्मूला होता है Sn का, याद रखना बच्चों कि दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये थोड़ी सी क्लैरिटी रखना बेटा, nth सेकेंड और n सेकेंड में फर्क पता है ना? n सेकेंड का मतलब होता है, जैसे आपसे किसी ने बोला, जैसे मैं समझाता हूं, मान लो ये टाइमिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे घड़ी चलती है। तो किसी ने आपको बोला कि नवीन सर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये फॉर्मूले सारे डिस्प्लेसमेंट के हैं, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। तो मतलब 4 सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो 4 सेकेंड का मतलब यहां से लेके यहां के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। और अगर ये आपसे कोई पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड, तो अगर आपसे कोई बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड, तो मैं एक बात बोलूंगा बेटा, देखो 4th सेकेंड का मतलब होता है चौथा वाला सेकेंड। अब कई बच्चों को डाउट ये होता है कि चौथा सेकेंड कौन सा है। तो देखो मैं समझाता हूं, चौथा सेकेंड 4 के बाद नहीं है। देखो, पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, तो चौथा सेकेंड ये कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड, तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला u प्लस ए बाई टू। और यहां पे सॉरी n नहीं होगा, 2n होगा, माय मिस्टेक। यहां आप लगाओगे बेटा 2n माइनस 1, ठीक है। बात, छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत क्लैरिटी के साथ। एक बात और इसमें नोटिस करने लायक है कि जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं बेटा, उसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हो तो ये है वेक्टर फॉर्म भी। आप ध्यान से देख लो, यहां पे वेक्टर नहीं है बेटा। एक बात और बता दूं, कभी आपसे कोई बोलता है, मैंने बहुत बच्चों को सुना है कि v वेक्टर का स्क्वायर बोलते हुए। यार, v वेक्टर का स्क्वायर फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। मतलब फिजिक्स में v वेक्टर का स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो v वेक्टर का स्क्वायर, इसका मतलब आपने दो v वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। और फिजिक्स में कभी भी दो वेक्टर मेरे बच्चों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। डॉट हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, आप मेरी बेसिक्स की वीडियो देखो, चैनल पे डाल रखी है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहानी है बॉस। तो और दूसरी बात कि आप वेक्टर फॉर्म को ध्यान से देख लो, यहां v का स्क्वायर है मतलब वैल्यू है, यहां u का स्क्वायर है मतलब वैल्यू है, यहां 2 है, a वेक्टर डॉट s वेक्टर है। आप इनको देख लो। हाँ, अगर वर्टिकल मोशन की बात करें, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो हम लोग a की जगह पर a इज रिप्लेस्ड बाई g। और g की वैल्यू के बारे में बोलूंगा बेटा, देखो g की वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है। कभी कभी सुविधा के लिए इसको हम लोग 10 भी ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी नीट के पेपर में देखा गया है कि ये फीट के रूप में भी आता है कैलकुलेशन।
तो आपको याद होना चाहिए कि जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो 9.8 है, लेकिन अगर आप फीट के टर्म्स में लेते हो बेटा तो ये होता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बोल दूं, ये जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आप हॉरिजॉन्टल की बात करो या वर्टिकल की बात करो, जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमेशा तभी वैलिड हैं जब सामने वाले बंदे का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब, जैसे सपोज करो कोई आपको बोल दे बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4, अ बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 3, तो ठीक है। अब फ्री फॉल जब कोई बॉडी वर्टिकल गिरती है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 9.8 कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपको कोई बोल दे a इज इक्वल टू 2t, तो इस केस में कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, मैंने बता रखा है वीडियोस में। आप a को लिखेंगे dv बाई dt और dv बाई dt बराबर 2t, उसके बाद आप लिखेंगे dv इज इक्वल टू 2t dt, और उसके बाद बड़े ही प्यार से बेटा लेफ्ट वाले और राइट वाले को आप इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 थी और टाइम 2 सेकंड पे आपसे वेलोसिटी पूछा है, ये आपका इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं उनको मार्क माय वर्ड्स, उनको आप ध्यान से समझना, क्योंकि आज हमारा मकसद है इन टॉपिक्स की क्लैरिटी। देखो लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली प्रॉब्लम सॉल्विंग में कूद जाते हैं, वो भी आपको फायदा नहीं करेगा एग्जाम में। देखो कहना टीचरों के लिए बड़ा आसान होता है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, वो प्रैक्टिस नहीं है, वो तो आपने रट लिया। और रटने का मतलब कि आपने वो रटा भी अपने इंस्टेंट के लिए, आपको 20 दिन बाद वो याद भी नहीं रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो कि आज का चर्चा का विषय क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई चीज अगर चल रही है तो कौन कौन सी इक्वेशन, और देखो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ध्यान से सोचो तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। एक बात और बताऊं, इक्वेशन जैसे मान लो यार, जैसे आपको पता है कि एक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो कोई आपसे पूछेगा कि ये इक्वेशन कब लगाओगे, तो बताओ ना यार, ये इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, या तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या टाइम। अगर इनके रूप में कोई क्वेश्चन है तो हम ये लगा लेंगे। कोई बोलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये कब लगाओगे, तो इसका वेरिएबल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो अगर इन तीनों के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो ये लगा लेंगे। कोई बोलता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और कोई आपसे पूछे कि भैया ये कब लगाओगे, तो भैया इसमें वेरिएबल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो वो हमें देखना है कि किसके रूप में क्वेश्चन पूछा है। और एसएन वाला कब लगता है बेटा, तो एसएन वाला तो आपको बताया कि एसएन वाले का मतलब ही है डिस्प्लेसमेंट इन एनी 1 सेकेंड। एनी 1 का मतलब या तो 4th सेकेंड या 3rd सेकेंड या 5th सेकेंड या 7th सेकेंड, ऐसा कुछ होगा। तो एक फॉर्मूला और होता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये मार्क करना वर्ड को, ये डिस्टेंस नहीं हो सकता। इन सभी फॉर्मूलोज में ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डिस्टेंस नहीं हो सकता, इसमें हो ही नहीं सकता। तो डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देगा ना, बोल देगा कि यहां वेलोसिटी 0 है और वहां वेलोसिटी 100 है, समझो मेरी बात को, और कुछ आंसर पूछ देगा कि बताओ एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहां पर होता है कि एवरेज, और डीप में भी इसको बता सकते हैं, लेकिन अभी उतना ही पढ़ेंगे जो रेलिवेंट है और जिसको समझा सकें। ये नहीं कि मैं बहुत तेजी में सब कुछ बोल जाऊं आप समझ ही ना पाओ। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। और यहीं अगर आप v को ut, v का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, u प्लस एटी, मैं चलो पुट ही कर देता हूं। अगर आप यहीं v को u प्लस एटी पुट कर दोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा। आप खुद चेक करो बेटा, मैं इसको यहां लिख दूं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा। आप ध्यान से देख सकते हो आपका फॉर्मूला बनेगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये क्लैरिटी रखना, ठीक है बेटा। चल, यहां मैंने 2-3 बातें और लिखी हैं सर, ये भी ध्यान से आप लोग सुन लो कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपसे सामने वाला कहता है कि ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, ये कंपलसरी लिखा होगा, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से चली। उसके बाद लिखा होगा इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में भी चला जा सकता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वर्टिकल मोशन में भी चला सकता है। आपको पता होगा एक बॉल को अगर आप फ्रीली छोड़ दो तो बॉल हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है, ये 2 कंडीशंस हैं। तो पहली शर्त क्या है, देखो आप, मैं यहां बना देता हूं। पहली शर्त क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, कि अगर ये एक रास्ता है, बॉडी चली है कहां से बेटा, रेस्ट से, तो ये कहता है दिस इज 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, 3 से, ऐसा है।
तो ये कहता है कि 0 से 1 सेकेंड में जो भी चलेगा, फिर 0 से 2 सेकेंड में जो भी चलेगा, फिर 0 से 3 सेकेंड में जो भी चलेगा, समझ रहे हो? यहां पे हम हमेशा टोटल 0 से 1 सेकेंड मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, फिर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, मतलब 1:4:9। अब बताओ अगला क्या होगा? अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ 1 सेकंड में कितना चला, फिर 2 में कितना चला, फिर टोटल 3 में कितना था, फिर चला, फिर टोटल 4 में कितना चला, तो अगला 4 का क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मीन 16। मतलब यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको पता है कि पहले 1 सेकंड में ये x चला है, तो आपको यह तुरंत पता चल जाएगा कि सर अब 2 सेकंड में जो चलेगा ना वो इसका 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो 4x होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये टोटल शुरू से लेकर 3, ये जो टोटल चलेगा ये इस x का 9 टाइम्स मतलब ये 9x होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है बेटा बताओ कि ये चीज बढ़ती जा रही है? क्योंकि सर जैसे जैसे बंदा एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी जब बढ़ती जाएगी तो जायज सी बात है कि वो जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी रफ्तार तेज हो रही है, तो डिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी कवर करेगा। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर फिर कंडीशन आप ध्यान से देखो कि यहां फिर से कहता है कि 0 से रेस्ट से चलना, ये तो कंपलसरी है, लेकिन यहां कहता है कि इस 1 सेकंड, इस 1 सेकंड, इस 1 सेकंड, इस 1 सेकंड, मतलब यहां पे हम हर एक सेकंड की बात कर रहे हैं। होपफुली आप मेरे वर्ड्स को कैच कर रहे होगे, हर एक सेकंड की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये कहता है अगर इस सेकंड में x चला तो अगले इस एक ही सेकंड में वो 3 टाइम्स चलेगा। देखो इंटरवल हमेशा सेम है, मतलब इस केस में इंटरवल इज फिक्स्ड, अगर पहला t है तो दूसरा भी, लेकिन पहले t में अगर वो x चला तो अगले t टाइम में ही वो अब 3x चल पाता है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अगले फिर से एक ही सेकंड का गैप है, लेकिन इस 1 सेकंड में वो 5 टाइम्स ज्यादा चल पाएगा। फिर अब इसमें 7 टाइम्स। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो टाइम इंटरवल इज सेम, मतलब इसमें टाइम इंटरवल इज सेम, सारा इंटरवल सेम टाइम का होना चाहिए। t t t t, यहां पर मैंने सबको 1 1 लिया है, लेकिन यह कहता है कि पहले 1 सेकंड में अगर x चला तो अगले 1 सेकंड में वो x नहीं, अब उससे 3 टाइम्स ज्यादा चलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे भाई उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बढ़ेगा। तो ये प्लीज इन दोनों चीजों को आप ध्यान से एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब बहुत अच्छे से आप इन चीजों को एक बार देख लो बेटा, नहीं तो फिर सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। ये 2 चीजों का यूज होता है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट उसको आप याद रख लेना। और इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके सामने डेटा होगा, आपके पास 3-4 इक्वेशंस हैं, उसमें से कौन सा लगाना है, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वेशन तभी लगाना है जब एक्सेलरेशन बंदे का कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो। एक्सेलरेशन का फील आता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब अगर मैं हर 1 सेकंड में अपनी स्पीड को 3 बढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो मेरी स्पीड 3 थी, फिर 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड 6 हो गई, मतलब रफ्तार मेरी 6 हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद मेरी रफ्तार 9 हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद मेरी रफ्तार 12 हो गई, तो ये कहेंगे कि सर ये बंदा हर 1 सेकंड में 3 करके बढ़ रहा है स्पीड को, मतलब इसका एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ऐसा कुछ हो तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो इन दोनों फर्क समझना बेटा, यहां पे हम 0 से 1, फिर 0 से 2, फिर 0 से 3, फिर 0 से 4, तो ये रेशियो चलता है 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3। लेकिन यहां पे टाइम इंटरवल इज सेम, दिस इज t, दिस इज t, दिस इज t, दिस इज t। तो इस t में अगर x है तो इस t में अब 3 टाइम ज्यादा, इस t में उससे 5 टाइम ज्यादा, तो ऐसा चलता है। तो रेशियो इज 1:3:5:7। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो देखना कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, देखना ध्यान से। एक रास्ता है और कैसे क्वेश्चंस को करना है इसको पकड़ना है सर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन में कह दिया भैया यहां पर इसकी वेलोसिटी va है और यहां पर इसकी वेलोसिटी vb है, क्वेश्चन दे दिया और कहता है कि सर इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वैल्यू नहीं दिया लेकिन कह दिया कि सर इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बड़े प्यार से पूछा बताओ इसके मिड पॉइंट सी पर इसकी स्पीड क्या होगी, और ये मिड पॉइंट है। अब बच्चा जो है ना, बच्चा यहां पे ट्रैप में क्या आता है कि उसको समझ नहीं आता करें क्या। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना बेटा वो ये है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आप ये सोचो कि क्या आप किसी डेटा, और देखो कि क्या आप किसी डेटा से ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आपको ये बात सोचनी है। देखो मैं दिखाता हूं, अगर यहां की स्पीड v है तो बताओ सर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं v²
माइनस वी ए स्क्वायर, फाइनल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स, मैं इसको x मान लेता हूं, और ये x है तो बेटा ये भी x होगा, तो अगर मैं इस x की बात करूं तो ये फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं लिखूंगा वीबी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। होपफुली आप मेरी बातों को शायद समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन मैंने बोला कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो ये इस जर्नी के लिए ये फाइनल ये इनिशियल, तो फॉर्मूला लगा, फिर इस जर्नी के लिए ये फाइनल ये इनिशियल, फिर फॉर्मूला लगा। मुझे पता है कि मुझे एक्सेलरेशन नहीं दिया क्वेश्चन में, मतलब ये वैल्यू मुझे अननोन है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करना आता है ना साइन चेंज करके, तो ये चीज तो रिमूव हो जाएगी, और देखो क्या बचेगा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये 2v स्क्वायर हो जाएगा, और यहां बचेगा बेटा बताओ कितना, माइनस वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखो तो ये बचेगा 2v स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। तो बताओ बेटा v की वैल्यू क्या आएगी, रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर आंसर। समझ में आया मेरी बात? ये आपका आंसर हो गया। तो ये अप्रोच आप बिल्डअप करोगे कि हाउ टू थिंक। अच्छा यार इसमें वी ए दिया था, बच्चा परेशान हो जाता है करें क्या, तो ये परेशान नहीं होना है, इसको करने का और भी अप्रोच है। अप्रोच क्या है सर कि आप बताओ वी ए दिया था वी बी दिया था, ये एक्स तो 2x हो गया, तो अगर हम यहां से इसके बीच पे अगर हम इक्वेशन लगाएं कि v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, मैं करके एक बार दिखाता हूं, क्योंकि देखो अप्रोच की बात करूंगा सर, जरूरी है थोड़ा बुद्धि खोलना। मान लो बेटा कोई बच्चा ये बोले वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2x, ठीक है, और हमें निकालना है v, तो फिर वो बच्चा बोले सर वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहां तक तो समझ रहे होगे यार? अरे भैया एक बार मैंने इसको यूज करके एक इक्वेशन लिख लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें आ गया और ये लिख लिया। अब कोई बच्चा बोले सर 2ax की वैल्यू यहां से रख दो, 2ax की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ? सर वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा खाली 2ax की वैल्यू होगी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हो गया, अब यहां से आपका आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें करने से आएंगी, अप्रोच बनाने से बनता है। ठीक है सर, आइए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, देखो मैंने इसका जान के सॉल्यूशन भी लगाया आपके लिए, ताकि थोड़ी आपको चीज बताता हूं मैं। पहले कैलकुलेशन के लिए लगाया मैंने, समझो। एक बस है, देयर इज अ बस, ठीक है, बस से 50 मीटर पीछे अ बॉय इज स्टैंडिंग, वेरी गुड, एक लड़का खड़ा है। अब क्वेश्चन को समझना बेटा, कहता है कि बस, जैसे ही बस वाले ने बस को स्टार्ट किया, उसने तुरंत इसको एक्सेलरेट कर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब बस एक्सेलरेट होना शुरू हो गई। रेस्ट से सीधा, रेस्ट में थी, दाबर गाड़ी एकदम एक्सेलरेट हो गई, लड़का भागना शुरू हुआ। तो कहता है कि लड़के ने टी टाइम के बाद, सपोज करो कि टी टाइम के बाद स्टूडेंट कैच्ड द बस। अब यहां जो लाइन है ना बेटा कैच्ड, इस पे ही सारा रिसर्च करना है, पहले इस पे रिसर्च करते। एक बात बताओ, ये लड़का यार पीछे था, बस आगे थी, लेकिन जैसे ही बस खुली ये भी दौड़ पड़ा, और कहता है कि इसने बस को कैच कर लिया। ये कैच करने का मतलब क्या होता है आप बताओ? देखो फिजिक्स में कभी भी वर्ड आए कैच, मीट, तो कैच मीट ये तभी हो सकता है जब फाइनली जहां वो दोनों मिले हैं वहां दोनों का पोजीशन सेम हो। अरे एक बात सोचना बेटा, मान लो मैं किसी 10 के मार्किंग पे मैं खड़ा हूं और तुम मुझसे मिल गए, इसका मतलब तुम भी उस टाइम पे 10 की मार्किंग पे खड़े हो। इसका मतलब यह है कि सर मान लो कि टी टाइम के बाद ये बस यहां पहुंची होगी, तो बस टी टाइम में दोनों, मतलब बस टी टाइम में इतना चली और ये लड़का टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गया होगा, तो इसने बस को पकड़ लिया होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अच्छा आज के बाद जब भी बोलेगा मीट हो गई चीजें, तो इसका मतलब है फाइनल पोजीशन इज सेम। तो फाइनल पोजीशन टी टाइम में, क्योंकि चले दोनों एक साथ थे, चले तो एक ही साथ हैं, तो इसको भी टी टाइम का मौका मिला, समय तो सबके लिए सेम होता है, और इसको भी टी ही टाइम मिला, लेकिन टी टाइम में ये यहां पहुंचा है, तब तक ये यहां से यहां तक पहुंच गया। तो यहां हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि सर कैच द बस का मतलब है फाइनल पोजीशन ऑफ द बस और फाइनल पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट इज सेम। अब एक बात बताओ कि ये बस यहां चली गई, ये लड़का, बताओ ये लड़का का ये कितना, ये लड़का चला हुआ कोई बच्चा मुझे बता सकता है? ये लड़का कितना चला हुआ कोई बच्चा मुझे बताएगा? हाँ सर वेरी सिंपल, लड़का मान लो सर यू की स्पीड से दौड़ा और लड़का एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय कितना होगा बच्चों? सर ये होगा u इंटू टी, एज सिंपल एज दैट।
और मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बस कितना चली, तो आप बोलोगे सर बस जो चली वो यहां से यहां चली, तो बस के लिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बस एक्सेलरेट कर रही थी लेकिन बस का यू 0 था, तो आप लिखोगे हाफ इंटू ए तो 1 है इंटू टी स्क्वायर, तो बस का हो गया हाफ टी स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। लेकिन आपको पता है कि मिलने का मतलब यह है कि ये दोनों के पोजीशन सेम हो गए, तो पोजीशन को कैसे लिखेंगे बताओ बेटा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। तो आप बताओ इस घटना को ठेठ भाषा में तो हमने बोल दिया, लेकिन मैथ्स की भाषा में कैसे लिखोगे, साइंस की भाषा में कैसे लिखोगे? सर लड़का इतना चला, बस इतना चला और दोनों का पोजीशन सेम है, इसका मतलब कि दिस डिस्टेंस जो कि यूटी है मस्ट बी इक्वल टू 50 प्लस दिस डिस्टेंस, 50 प्लस हाफ टी स्क्वायर। और अब ध्यान से देखो तो आपकी इक्वेशन बनती है ut इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ टी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन, ये कैचिंग की कंडीशन है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये कंडीशन है कि हां भाई लड़के ने बस को कैच कर लिया। लेकिन इस सवाल में एक और वर्डिंग बहुत अच्छा है कि हमसे u नहीं पूछा, हमसे पूछा है मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। अब एक बात बताओ, ut इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये तो मेरे बच्चों आ गया, लेकिन फिर हमसे कहता है भैया हमें u नहीं चाहिए, हमें मिनिमम स्पीड बताओ कि मिनिमम। देखो एक बात बताओ, मान लो बेटा मैं 2 की स्पीड से दौड़ूं और बस को पकड़ लूं, तो अगर मैं 10 से दौड़ूंगा तो ऑब्वियसली पकड़ लूंगा, तो मिनिमम रफ्तार बताओ जिससे वो लड़का बस को पकड़ ले। तो मैंने फिजिक्स में यहां भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी ऐसा वर्ड है मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम या मैक्सिमम का मतलब होता है उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो चूंकि हमें वी हैव टू फाइंड u मिनिमम, इसका मतलब ही हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ u, और यहां पे वेरिएबल बता बेटा u किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ, मस्ट बी 0। तो आप इस t को यहां भगा दो तो u इज इक्वल टू 50 बाई टी प्लस हाफ टी, इतना तो समझ रहे हो। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं डी बाई डी टी के साथ, तो दिस इज डी बाई डी टी, और इधर भी मैं कर रहा हूं बेटा डी बाई डी टी। तो ये इससे क्या निकल जाएगा बच्चों? डी यू बाई डी टी निकल जाएगा। बोलो हेल्प करो मेरी, इसको डिफरेंशिएट कराना बेटा, 50 बाहर आएगा और ये t की पावर -1 है, समझ रहे होगे ना, डी बाई डी टी, टी की पावर -1 वो होगा -1 t की पावर -2, और इसको करेंगे तो ये होगा हाफ, और dt बाई डी टी क्या होगा बच्चों? 1। तो कितना आएगा बेटा बताना? तो du बाई डी टी की जो वैल्यू आ रही है, अगर ध्यान से देखें तो du बाई डी टी की वैल्यू आ रही है -50 बाई टी स्क्वायर प्लस हाफ, और हमें पता है कि u इज मिनिमम, इसका मतलब दिस du बाई डी टी की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा -50 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये ऐसे कटेगा 100, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में पकड़ लेगा। तो मिनिमम स्पीड के लिए यहां पे t को 10 पुट कर दो, क्योंकि ये जो t की वैल्यू आई है वो कौन से कंडीशन से आई है? t की वैल्यू हमने तब निकाला है जब हमने ये माना है कि u इज मिनिमम, u मिनिमम। अब आज के बाद ये कॉन्सेप्ट सीख लो कि फिजिक्स में जब भी बोले दिस क्वांटिटी इज मिनिमम तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, दिस क्वांटिटी इज मैक्सिमम उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक्स की वीडियो में बता रखा है। तो u मिनिमम निकालना था तो du बाई डी टी को 0 किया तो टाइम आया 10 सेकेंड, मतलब दिस इज द मिनिमम टाइम। तो ये अगर मिनिमम टाइम है तो हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको यहां पुट कर दो, तो u इंटू 10 इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर 100। बेटा ये कट जाएगा 50 50 100, u इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ये कट जाएगा। तो मिनिमम स्पीड से जो लड़के को दौड़ना पड़ेगा वो दौड़ना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड। कई बच्चों को लग रहा होगा ये सवाल बहुत लेंदी है, नीट में आएगा क्या? बिल्कुल साहब, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये लेंदी नहीं है। इसको मैंने इसलिए पिक किया कि इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स कवर कर दूं। मैं चाहता तो केवल यहां यू भी पूछ सकता था, लेकिन मैं यू भी पूछ सकता था, फाइंड यू सो दैट स्टूडेंट कैचेस द बस इन 10 सेकेंड्स। फाइंड यू, अब यू पूछता और बोल देता कि बस को 10 सेकंड में पकड़ना है, t10 पुट करते आता। लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना था। इस सवाल, एक सवाल में कॉन्सेप्ट क्या क्या आ गया कि मीट या कैच का मतलब होता है फाइनल पोजीशन इज सेम। ये पक्की बात है। फाइनल पोजीशन सेम क्या लिखोगे सर? लड़के ने टी टाइम में इतना दौड़ा, बस टी टाइम में इतना चला, तो ये बस है, ये बॉय है, ये 50 है, तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस। सॉल्व किया, इक्वेशन है। फिर यहां पे यू नहीं पूछ के यहां पे मैंने बोला यू मिनिमम निकालो, तो एक कॉन्सेप्ट क्या रिवाइज हो गया कि अच्छा आज के बाद जब भी बोलेगा मिनिमम तो अपने दिमाग में एक चीज आएगी कि यार उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और इस तरह सॉल्व करके देखोगे तो यहां आंसर आपका 10। ये भी क्वेश्चन देखो, इसको, इसमें भी एक लर्निंग है। पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन 5 सेकंड नहीं है 5 सेकंड। एक बात बताओ, 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में ये चलता है 10 मीटर। तो यार इसको तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो क्या? 10 इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अगर आप एलसीएम लेते हो, चलो पहले एक इक्वेशन में बता देता हूं, एलसीएम ले ही लेते हैं सर। चलो 20 इज इक्वल टू 10u प्लस 25a। 5 से अगर कटा दें तो ये पहले ही कटा देना चाहिए था, कोई नहीं। 4 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a। यार एक इक्वेशन तो समझ में आ गई, दिस इज वेरी सिंपल। अब कहता है 10 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, मतलब अगले 3 सेकेंड में, अगले 3 सेकेंड का मतलब ये 8 हो गया, और इसमें ये फिर 10 चला। अब बेटा आप इस पार्ट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लगाया उसमें आपने 2 पैरामीटर लिया है, u और a। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं व्हेन टाइम इज 0। तो दिस इज u ना। अब आपको यहां की स्पीड पता है, आपने u मान लिया है, और एक्सेलरेशन तो हर जगह कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं लगता। लेकिन भैया हमें कहता है कि इस पार्ट का ये 10 है। तो एक बात बताओ यार, अगर यहां से मैं इसको बात करूं तो दिस इज S8। हां, यहां से लोगे तो टोटल 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, और यहां से इसकी बात करूं तो दिस इज S5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा दिस 10 कैन बी रिटन एज S8 माइनस S5। अरे शुरू से 8 में कितना चलेगा 8 सेकेंड में, और फिर शुरू से 5 सेकेंड में कितना चलेगा, इसको निकाल के माइनस कर दो सर, ये आंसर आ जाएगा। अब बताओ शुरू से 8 सेकेंड में कितना चलेगा बेटा, सर फिर से ऐसा ही फॉर्मूला, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। शुरू से 8 सेकेंड में इतना चलेगा, और शुरू से 5 सेकेंड में कितना चलेगा बेटा, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। वही तो किया। अब बताइए सर, इसको आप माइनस नहीं कर लोगे? माइनस कैसे करेंगे, आओ करते हैं सर। 10 इज इक्वल टू 8u में से 5u गया, दिस इज 3u। ये हो गया बेटा 64 हो गया ना, 32a माइनस 25a बाई 2। अगर आप इसको यहां सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो मतलब आप यहां से एक इक्वेशन और बना लोगे। आप बताओ मुझे, पहले इतना बताओ। हाँ सर ये भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले अप्रोच को समझो। तो अगर आप ये बन जाएगा तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन यहां है और एक इक्वेशन यहां है। अब अगर 2 इक्वेशन तुम्हारे पास है तो तुम इन दोनों को सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके उम्मीद है कि आप u भी निकाल लोगे और a भी निकाल लोगे। नहीं समझे मेरी बात को? ऑब्वियस सी बात है यार। और क्या आपसे पूछेगा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट टाइम 0। तो इनिशियल वेलोसिटी पता था मुझे, ये डिस्टेंस 10 था, तो मैंने दिमाग लगाया कि ये 10 है, तो यहां से ये 5, यहां से ये 8, तो ये ठीक है ना भाई, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। u और a निकालने के बाद कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन नेक्स्ट 2। ले भैया, अब ये 2 सेकंड में फिर पूछ रहा है बताओ कितना, तो यहां पे 10 हो गया। अब बताओ बेटा इस 2 सेकंड में कितना चलेगा यार, ये आप लोग कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। तो इस 2 सेकंड में जो चलेगा वो बताओ कैसे निकलेगा। देखो शुरू से 10 निकाल लो और शुरू से 8 का निकाल लो, माइनस कर दो, मतलब दिस x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड्स। सोचो ना, ये बाद का 2 सेकंड कैसे निकलेगा। शुरू से 10 सेकंड में कितना चलेगा, शुरू से 10 सेकंड में कितना चलेगा, और शुरू से 8 सेकंड में कितना चलेगा, आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा। और अब आप इसको माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं x इज इक्वल्स टू S10 माइनस S8, तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और S8 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ut प्लस हाफ a 8 स्क्वायर। और आपने बोला है कि u और a आपने निकाल चुका है, जैसे ही इसको इसमें आप पुट करोगे यू विल वेरी इजीली फाइंड द x एंड दिस विल बी द आंसर। बात उसकी नहीं हो रही, ये सोल्यूशन है, आप देखो आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे S10 माइनस S8 लिखा है। बात इसकी नहीं है कि सोल्यूशन क्या है, बात इसकी है कि हमारा अप्रोच इस सवाल के बाद क्या बना, क्या सीखने मिला आपको। हां, अगर यहां पर यह कहता कि, अगर यहां पे लिखा होता दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, दिस इज इन द 3rd सेकेंड, तो 5th सेकेंड होता, 3rd सेकेंड होता, तो फिर हमें बात समझ में आती कि 3rd सेकेंड का मतलब होता है वो 1 सेकेंड की बात हो रही है, 5th सेकेंड का मतलब होता है वो 1 सेकेंड की बात हो रही है। लेकिन यहां पर बेटा 5 सेकेंड है, 5 मतलब टोटल 5 सेकेंड में कितना, टोटल 3 सेकेंड में। तो यहां चक्कर क्या था कि हमसे बोला कि भैया बताओ 5 सेकेंड के बाद इस अगले 3 सेकेंड में कितना चलेगा। तो इस अगले 3 सेकेंड के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास जो पैरामीटर है वो u और a है, एंड u तो यहां की वेलोसिटी है, लेकिन ये कैसे निकालें।
तो मेरे दिमाग ने कहा कि भाई नवीन, अगर ये अगला 3 सेकंड पूछ रहा है तो ये 8वां सेकंड हो गया, तो शुरू से 8 का निकाल लो, शुरू से 5 का निकाल लो और माइनस कर दो, तो ये 10 के बराबर ही तो होगा। थोड़ा सा इसको सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप बस यही क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर करिएगा। मैं डेली कहता हूं मत भटकना इधर उधर। लेट्स मूव। ये क्वेश्चन देखो अभी आया था जस्ट एग्जाम में, टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट में, और यहां Sn क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम n-1 टू n। और अब समझ भी रहे हो Sn का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। Sn का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन द 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड ही हुआ ना बेटा, n-1 से n। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ Sn अपॉन Sn+1। देखो भाई, अगर यहां Sn ये दर्शा रहा है कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि Sn का फॉर्मूला होगा u प्लस a/2 2n-1, और यहां पर u आपका 0 है क्योंकि रेस्ट में था, तो Sn आपको समझ में आ गया a/2 2n-1। दिस इज योर Sn। अब कहता है कि भैया Sn का रेशियो निकालो Sn+1 के साथ। तो एक बात बताओ बेटा, अगर यहां Sn है तो ये फॉर्मूला अगर Sn+1 होगा तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये इक्वेशन तभी यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहां पे अगर Sn+1 होगा तो यहां भी आप n+1 नहीं पुट कर दोगे। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। 2n+2-1+1। दिस इज Sn, दिस इज Sn+1। तो अगर आपसे कोई बोलता है इसका रेशियो क्या होगा, एज सिंपल एज दैट इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 2n-1 अपॉन 2n+1, और होपफुली यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रही बात को? तो थोड़ा सा समझना पड़ता है कि चीजें कैसे ऑपरेट हो रही हैं। तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है रिएक्शन टाइम बेस्ड। ये रिएक्शन टाइम क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आप समझना मेरी बात को, रोड पे गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो एक्सप्रेसवे पे, और आपके जस्ट आंखों के सामने कोई जानवर आ जाए जस्ट एकदम पास से, तो आप ब्रेक भी, जब तक आप ये सोचते हो कि ब्रेक लेना तब तक वो गाड़ी उस पर से चढ़ के पार हो जाएगी। तो रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि जैसे जब भी कोई इंसान एक्शन लेता है ना, तो वो उस एक्शन को लेने के पहले ब्रेन से सिमुलेशन आता है कि हाँ इसको करो, तो उस बीच में एक मिली सेकेंड का फासला होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। और उस रिएक्शन टाइम में बंदा कोई निर्णय नहीं लेता, जो हो रहा है वही होता रहता है। हाँ, लेकिन उस रिएक्शन टाइम के बाद, जैसे मान लो मेरा रिएक्शन टाइम है 1 सेकेंड, एक बात, तो मैं कुछ भी देखूंगा तो मैं 1 सेकेंड के बाद फैसला लूंगा कि ये करना है। वहां लेकिन वो इतना कम होता है कि पता नहीं चलता है कि वो रिएक्शन टाइम क्या है। तो बस बात यही है कि रिएक्शन टाइम वो टाइम है कि फैसला हम उसके बाद लेते हैं। जैसे यहां कहता है कि सर एक ड्राइवर चल रहा था जिसका रिएक्शन टाइम इतना है, तो एक ड्राइवर अगर 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बच्चों थोड़ा सोचना, तो इसका रिएक्शन टाइम इज 0.20। इसका मतलब ये कोई भी फैसला 0.20 सेकंड के बाद ले पाता है। तो कहता है सर कि वो चल रहा था और उसकी गाड़ी में ब्रेक भी है, दे रखा है, तो बताओ मान लो इसके सामने कोई बच्चा आ जाए, तो एक बात बताओ कि इसका रिएक्शन टाइम 0.207 है। इसका मतलब कि अगर वो ब्रेक अप्लाई भी करेगा तो ब्रेक तुरंत अप्लाई करेगा या आफ्टर 0.20 सेकंड? तो आपका जवाब होगा सर अगर वो ब्रेक अप्लाई भी करता है तो आफ्टर 0.20 सेकंड कर पाएगा, बिकॉज दैट इज योर रिएक्शन टाइम। तो तब तक ये 0.20 सेकंड के अंदर कुछ तो चलेगा ना बेटा। तो बताओ ये कितना चल चुका, जब तक इस बेचारे को कुछ समझ में आएगा कि दुनिया में क्या कयामत आ रही है तब तक। और यहां पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि इसका शुरू में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो जब तक ये कुछ समझ पाएगा तब तक तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 मीटर चल चुका होगा। अब इसको समझ में आया कि ब्रेक लगाना है क्योंकि सामने एक बंदा है, तो यहां के बाद इसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो यहां के बाद इसका रिटार्डेशन चालू होगा। रिटार्डेशन जब भी बोलेगा तो आपको -6 लगाना है क्योंकि रिटार्डेशन का साइन होता है माइनस। और जब ब्रेक को अप्लाई करेगा तो हम बोल सकते हैं इसके बाद यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो दिस इज द डिस्टेंस जहां जाके वो रुकेगा। अब बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई साहब? तो चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि यहां भी उसकी स्पीड 15 ही रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। और 0.20 सेकंड उसका रिएक्शन टाइम है, मतलब इतनी देर के बाद उसने कुछ सोचा क्या करना है। तो जब वो सोचा, अब उसने ब्रेक डाला तो उसकी इनिशियल स्पीड यहां भी तो 15 ही थी। हाँ, यहां ब्रेक मारा तो 0 हो गई। तो ये डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे S इज इक्वल टू U T। टाइम तो दिया ही नहीं है, तो टाइम नहीं दिया तो यहां पे फॉर्मूला दूसरा लगाते हैं, V स्क्वायर
देखो यही मैंने बोला, अब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैंने बोला इसमें टाइम तो दिया ही नहीं है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रेस्ट में है तो फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं लगाता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो v 0 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 6 इंटू एस। ये हो जाएगा माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू एस। तो एस जो आएगा बच्चों वो आएगा 225 बटा 12, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 5 15, 75 बटा 4 मीटर। तो मतलब इस जब वो ब्रेक दाबेगा तो भी गाड़ी अभी 75/4 मीटर जाके रुकेगी। तो सेफ डिस्टेंस मतलब अगर किसी इंसान को जीवित बचना है उससे, तो बताओ वो इंसान जब उसके सामने कोई भी आए तो वो ब्रेक मारता है, मानता हूं, तो गाड़ी रुकते रुकते वो क्या, जैसे उसने किसी को देखा तो गाड़ी यही रोक देगा? नहीं, देखने के बाद, जैसे उसने किसी को देखा उसके बाद वो गाड़ी रोकते रोकते बेचारा यहां से यहां तक पहुंच जाता है। तो सेफ डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस था 3 मीटर, सोचने में उस 3 मीटर बेचारा चला गया जब तक कुछ समझ पाता। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया तो गाड़ी चल गई 75/4 मीटर। मतलब कि सर अगर जोड़ें तो 12 हो गया ना सर, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 12, 87/4 मीटर इज द सेफ डिस्टेंस। मतलब अगर किसी को सुरक्षित बचना है तो उससे 87/4 मीटर से और थोड़ा दूर खड़े रहो, ताकि तुमको देख भी ले तो 87/4 मीटर जाते जाते वो गाड़ी रोक दे, और तुम मान लो 100 मीटर दूर खड़े हो, एक बात कह रहा हूं मैं, तुम मान लो 60 मीटर दूर खड़े तो तुम जीवित बच जाओगे। लेकिन तुम अगर इससे अंदर खड़े हो, समझो ना, ये कितना होगा बताना, 4 2 8, 4 1 21.7 के आसपास आएगा शायद, है ना? ठीक है, मतलब 21.7, मतलब 22 मीटर ले लो यार रफली, पहले कॉन्सेप्ट समझो। 22 मीटर इज द सेफ डिस्टेंस। मतलब अगर किसी को जीवित बचना है तो बंदा गाड़ी रोकते रोकते 22 मीटर उसकी गाड़ी चल जाती है। तो अगर तुम 20 मीटर पे खड़े हो तो तुमको ठोक देगा, हाँ, लेकिन तुम अगर 30 मीटर दूर पे खड़े हो तो वो गाड़ी तो 22 पे वो रोक देता है, तो तुम सेफ रहोगे। दिस इज द सेफ डिस्टेंस। तो ये रिएक्शन टाइम प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब ये भी एक क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन, इसको भी देखो मैंने क्यों लिया है। इसमें क्या कहता है कि सर चोरों ने चोरी करी, ये थिफ थे, और चोरों ने चोरी करी और चोर चोरी करके सीधा गाड़ी को लेके भागे, और चोरों ने गाड़ी को सीधा एक्सेलरेट करा दिया। एक्सेलरेट मींस गाड़ी को, वही जैसा पिछला एक सवाल था ना, रेस दे दिया और चल गया, जैसे वो बस वाला क्वेश्चन था ना, वैसा ही है। बस यहां क्या है कि जैसे ही चोर चले वैसे ही पुलिस नहीं पहुंची सर। चोरों के जाने के 5 सेकंड के बाद यहां पुलिस पहुंचती है। समझना बात को, पुलिस पहुंचती है 5 सेकंड के बाद। मतलब चोर निकल गए तो पुलिस तुरंत नहीं, 5 सेकंड के बाद आती है और तब उनका पीछा शुरू करती है। मतलब चोर, समझना बेटा, मेरी वर्डिंग्स को सुनना, चोर जो है वो 5 सेकंड आगे है, और पुलिस जो बेचारी, पुलिस की गाड़ी और भी अजीब सी है यहां पे, तो पुलिस की जो गाड़ी की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। मतलब पुलिस जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी एक स्पीड से चला रही है, तो कितनी देर के बाद चोर को पकड़ेगा? मैंने अभी कहा था कि कभी आपके सामने वर्ड आए कैच, मीट, या ऐसा कोई भी वर्ड आए, तो आपको इसका मतलब पता है कि सर जहां भी पकड़ा जाएगा दोनों का फाइनल पोजीशन, मान लो यहां पे दोनों पकड़ लिया पुलिस ने चोर को, तो यहां थिफ और पुलिस का फाइनल पोजीशन क्या होगा? सेम। ये तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब बस बात यह है कि टी पूछा है, तो मैं अब ये पूछा कितनी देर के बाद पकड़ेगा। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या टाइम दोनों को सेम लगा? क्योंकि आपको पता है ना कि दोनों एक साथ नहीं दौड़े ना बेटा, चोर पहले दौड़ गया, पुलिस तो बेचारी 5 सेकंड बाद रेस में घुसी है। तो आपको किसी एक के नजरिए से मैं समझाता हूं, मैं लिखता हूं कि टाइम आफ्टर विच थीफ इज कॉट इज टी। मान लो टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद चोर पकड़े गए, गुड है। टी टाइम के बाद क्या हुआ बेटा बताओ? चोर पकड़े गए। अब तुम मुझे सोच के बताओ, पहली बात तो बोला पकड़े गए, तो इसका मतलब यह है कि फाइनल पोजीशन इज सेम। अब बस इतनी बताओ कि टी टाइम के बाद चोर पकड़े गए, तो चोर कितना चले होंगे ये बताओ? तो चोर चले होंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ, और दौड़ना दोनों ने एक ही जगह शुरू किया यहीं से, तो यहां से चोर कितना चल के गए होंगे? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विल बी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें से कि आपका u 0 था तो ये खत्म, हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थीफ। और चूंकि पुलिस भी यहीं से इनको पकड़ना शुरू किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुलिस।
क्योंकि दौड़े तो दोनों एक ही साथ है। वो बस वाले क्वेश्चन में लड़का 5 मीटर पीछे से दौड़ा था, यहां तो पुलिस भी वहीं से रेस में घुसी है, बस 5 सेकंड बाद घुसी है, या ये केस में है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर चोर चले टी टाइम तक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस क्या होगा, तो एक बात सच बताओ, चोर अगर टी टाइम तक चले तो पुलिस तो 5 सेकंड बाद आई है ना गेम में, तो पुलिस के पास टी टाइम है, 5 सेकंड कम मिला उसको, क्योंकि भैया तुम लेट उठे हो तो तुमको तो कम मिलेगा ना। सोच के देखो, 7 बजे स्कूल जाना है, तुम 5 बजे उठ जाते हो, तुम्हारा भाई आधा घंटा लेट उठता है, तो तुम्हारे पास तैयार होने को 2 घंटे हैं पढ़ने को मतलब, और तुम्हारे भाई के पास 1.5 घंटे, क्योंकि उसने आधा घंटा लेट आया है। तो पुलिस 5 सेकंड लेट आई है, तो पुलिस के पास जो टाइम है वो है T-5। बस इस सवाल में यही चीज जो समझ जाता है वो इस सवाल को जीत जाता है। पुलिस का एक्सेलरेशन 0 है और पुलिस का U आपको दे रखा है 20 इंटू T-5। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ। और आपको दिख रहा है कि दोनों एक ही जगह से दौड़े हैं, तो ये इसको पकड़ ली, इसका मतलब ही है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ मस्ट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस। और थीफ का डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे बच्चों? थीफ का डिस्प्लेसमेंट है 1/2 इंटू 2 इंटू T², और पुलिस का डिस्प्लेसमेंट है 20 इंटू T-5। तो 2 से 2 कटेगा बेटा, और आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया T² माइनस 20T प्लस 100। आप इसको सॉल्व करके आप बहुत आराम से T निकाले ना। कैलकुलेशन पार्ट में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। मैं देखो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं लगाया, कोई बात नहीं, अप्रोच समझ में आ गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर चोरों को टाइम लगा T, तो पुलिस जो है वो रेस में 5 सेकंड बाद आई है ना। तो पुलिस अगर 5 सेकंड के बाद आई तो उनको चोरों की तुलना में 5 सेकंड कम मौका मिलेगा। बात को समझने को थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना मेरे बच्चों। अभी सर हम लोगों ने वर्टिकल मोशन पढ़ा था, याद है ना आपको? वर्टिकल मोशन के बारे में बोला, चर्चा करेंगे, और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जी की वैल्यू होती है। अब भाई साहब यहां पे क्या है, देखो कुछ बातें बता दूं। पहली बात कि जो भी वर्टिकल मोशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर आपने कोई एक वर्टिकल बॉल को फेंका, और जिन बच्चों को इस लेक्चर का पूरा फायदा लेना है वो शुरू से लेक्चर्स को फॉलो करो, तभी फायदा होगा। आप रैंडमली घुस जाओगे तो आप बता रहा हूं फायदा नहीं होगा। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा काम है कहना, मैं कह रहा हूं। यार आपने यहां से बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो अगर यहां पर बॉल की स्पीड 20 है तो मेरे बच्चों यहां पर भी बॉल की स्पीड 20 होगी, बस नीचे की तरफ होगी। अगर कोई आपको बोलता है कि यहां बॉल की स्पीड ऊपर की तरफ मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो मेरे बच्चों यहां भी बॉल की स्पीड नीचे की तरफ होगी, लेकिन होगी 5। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये मोशन सिमेट्रिक होता है, जितना ये ऊंचा होता है उतना ये होता है। अगर आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट माने ऊपर जाने का समय U/G है, तो आपको पता होगा कि नीचे आने का समय भी U/G ही होता है, और इसीलिए टोटल टाइम जो होता है वो 2U/G होता है। ये भी आपको पता है, क्योंकि मैं यही एक लाइन में बोलना चाहूंगा, दिस मोशन इज सिमेट्रिक। मतलब जैसा इधर का कैलकुलेशन है वैसा ही उधर का कैलकुलेशन, एज सिंपल एज दैट। और आपको यह भी पता होगा कि इस मोशन में टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज स्टिल -g, क्योंकि वेलोसिटी 0 रुक जाती है बॉल, लेकिन भैया ग्रेविटी तो फिर भी नीचे लग रही है ना। तो ग्रेविटी अगर नीचे, फोर्स अगर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एज सिंपल एज दैट। जब भी वर्टिकल मोशन पढ़ते हैं तो मैं एक साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूं, उसको आपको भी सिखा देता हूं। ध्यान सुनना मैं कैसे फॉलो करता हूं, कि जहां जैसे मान लो बेटा ये एक टावर है, और क्वेश्चन में आ गया कि सर यहां से एक बंदे ने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल ऐसे जाके ऐसे नीचे आ गई, तो मेरा कन्वेंशन क्या है, प्लीज सुनना, और दिस इज द टावर। मेरा कन्वेंशन कहता है फर्स्ट, जहां से आपने बॉल को थ्रो किया उसको रेफरेंस बनाओ, उसको ओरिजिन बनाओ। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, कि मैं इसको ओरिजिन सेट कर लेता हूं। दिस इज माई ओरिजिन, फर्स्ट स्टेप। जिधर आपने फेंका वो प्लस होगा, तो मैंने ऊपर फेंका है तो मैं यहां से ऊपर की तरफ प्लस लूंगा और यहां से नीचे की तरफ माइनस लूंगा। ठीक है, जहां से फेंका वहां खड़े हो जाओ, जहां से फेंका वहां खड़े होकर, जिधर फेंका वो प्लस। अगर नीचे फेंका होता तो मैं नीचे प्लस बोलता, ऊपर माइनस। मेरा कन्वेंशन ऐसा है। अब मुझे बताओ सर कि मैं आपसे पूछूं U का साइन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर U यहां से ऊपर प्लस है और दिस इज U, तो U का साइन प्लस होगा। मैं पूछूं बेटा V का साइन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ध्यान से देखो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो नीचे का साइन तो माइनस है, मतलब V इज नेगेटिव।
मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या होगा? आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींचता है, तो उसका साइन हमेशा -g होगा। और मैं आपसे पूछूं कि यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट आपने जहां से फेंका है उसके ऊपर है या उस लाइन के नीचे है? तो आपने जहां से फेंका डिस्प्लेसमेंट उसके नीचे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मेरे बच्चों, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो रास्ता होता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के नीचे है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट h नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट -h होगा। अच्छे से देख लो, क्योंकि कन्वेंशन मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर देता हूं, जहां से फेंकते हैं मेक दैट एज ऑरिजिन। इसको ऑरिजिन बना लिया, जिधर फेंकेंगे उधर प्लस, तो ऊपर फेंका तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस। u ऊपर था तो प्लस, v नीचे है तो माइनस, g हमेशा नीचे होता है तो माइनस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस लाइन के नीचे है, तो इस लाइन के नीचे है तो -h ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से और बता देता हूं। मान लो बेटा, मैंने आपके सामने ये एक सिचुएशन रखा, ये ऐसा प्लेन है, और यहां से मैंने आपको बोला एक बॉल को मैंने u से नीचे फेंका। तो बताइए सर क्या बोला था मैंने, जहां से फेंकेंगे, जहां से आप फेंकोगे वहां एक लाइन खींचोगे एंड यू विल सेट दैट एज ऑरिजिन, आप उसको रेफरेंस बना दोगे। जिधर फेंकोगे, आपने नीचे फेंका तो आप यहां नीचे प्लस बोल दो, ऊपर माइनस बोल दो। अब बताइए, आपसे मैं पूछूंगा बेटा मेरे मुताबिक यहां u का साइन क्या है, तो u का साइन प्लस होगा, क्योंकि नीचे की तरफ प्लस है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा v का साइन क्या है, तो बॉल ऐसे ही तो नीचे आई है, तो बॉल अगर ऐसे नीचे आई है तो ये v है, तो v भी नीचे की तरफ है, v भी प्लस है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, और यहां नीचे प्लस है क्योंकि मैंने नीचे फेंका था, तो दिस इज ऑल्सो प्लस। और डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इस ऑरिजिन लाइन से नीचे है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, और इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाली चीजें डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट लाइन जो है वो इस लाइन के नीचे है, और इस लाइन के नीचे यहां प्लस है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट विल बी +h, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द साइन कन्वेंशन, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ ओके है सर, किसी कोई दिक्कत, कोई इशू बेटा नहीं ना? चल अब एक काम करते, देखो मेरे बहुत ही प्यारा रिजल्ट है ये, मैं आपको, लेकिन इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ये रिजल्ट आपको, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा करना कैसे। देखो एक टावर है, वेल एंड गुड, इस टावर से बेटा 3 तरीके से बॉल फेंकते हैं। एक बार किसी ने बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब होता है u0, और बॉल नीचे चली आई, और बॉल को यहां आने में टाइम लगा t। एक बार किसी ने बॉल को यहां से नीचे थ्रो किया, u स्पीड से फेंका, और उस केस में भी बॉल नीचे ही आएगी, लेकिन इस केस में टाइम लगा मान लो t1, यहां मैंने t1, ठीक है। और एक बंदे ने इसी लेवल से बॉल को ऊपर फेंका u स्पीड से, तो जाहिर सी बात है वो बॉल भी जाकर के नीचे ही आएगी, और इस बॉल को भी यहां गिरने में टाइम लगा t2। लेकिन तीनों सिचुएशंस में जो चीज कॉमन है, जो चीज सेम है, वो ये है कि रेफरेंस लेवल इज सेम। आप ध्यान से देखो, रेफरेंस लेवल इज सेम। बस मैंने क्या किया, एक बार बॉल को ड्रॉप किया, एक बार बॉल को थ्रो किया, और एक बार बॉल को ऊपर थ्रो किया, एज सिंपल एज दैट। यही अपना कॉन्सेप्ट है। तो रिलेशन पूछा इन तीनों के बीच में, देखो मैं कैसे करूंगा समझो। मैं पहले कन्वेंशन लगाता हूं इसका, तो इसमें बेटा चूंकि नीचे फेंका है तो नीचे प्लस है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों का कन्वेंशन तो एक ही होगा, पहले इसकी बात करता हूं। +h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। बेटा प्लस क्यों लगा रहा हूं समझ रहे हो, क्योंकि यहां से हमने बॉल को नीचे फेंका है तो नीचे प्लस होगा, तो h भी नीचे ही है, तो h प्लस में है इस सिचुएशन के लिए। दिस इज योर h, तो फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आप बोलोगे इसमें भी चूंकि नीचे ही फेंका है तो नीचे की तरफ प्लस होगा, तो वी विल से दैट +h इज इक्वल टू ut1 प्लस हाफ GT1², एज सिंपल एज दैट। और इसमें आपने बेटा बॉल को यहां से ऊपर फेंका है, तो ऊपर फेंका है तो मैं ऊपर को प्लस लूंगा और नीचे को मैं माइनस लूंगा, इसके नीचे, तो मैं बोलूंगा -h इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्योंकि इससे ऊपर फेंका था तो इसके नीचे माइनस है और ये डिस्प्लेसमेंट इसके नीचे ही है, तो -h इज इक्वल टू ut2 माइनस हाफ GT2², क्योंकि g नीचे है और नीचे का साइन यहां माइनस है, तो इस माइनस को अगर उधर भगा दे तो दिस विल बी h इज इक्वल टू ut2 प्लस माइनस ut2 प्लस हाफ GT2²। देखो मेरे बच्चों, दिस इज द
थर्ड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां कहता है भाई साहब हमें रिलेशन चाहिए T1 और T2 के बीच, तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें T भी दिखे, T1 भी दिखे और T2 भी दिखे। तो बेटा एक बात बताओ, इन तीनों केसेस में जो चीज कॉमन है वो क्या है कि हाइट इज सेम। तो आप बताओ मेरे बच्चे, अगर आप चाहो तो क्या इस h को यहां से हाफ GT² लिख सकते हो? तो देखो यहां T और T1 में एक इक्वेशन आ गई। इस h को भी आप चाहो तो हाफ GT² लिख सकते हो। तो अब ध्यान से देखो, यहां T और T2 में एक रिलेशन आ गया। तो अब आप क्या करोगे, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करोगे। देखो T और T2 के बीच एक इक्वेशन, T और T1 के बीच एक इक्वेशन। अब आपके पास T और T1 के बीच भी इक्वेशन है, आपके पास T और T2 के बीच भी इक्वेशन है। आप जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करोगे, आपका रिलेशन आएगा T1 और T2 के बीच। लेकिन आपको पेपर में करना नहीं है, रिजल्ट याद कर लो क्या, कि ड्रॉप करने पे टाइम लगता है T। ड्रॉप का मतलब होता है 0 से छोड़ा। तो एक केस था जिसमें छोड़ा और दो केस है जिसमें फेंका, एक बार नीचे फेंका, एक बार ऊपर फेंका। तो उन दोनों केसेस का टाइम T1 T2 है। जो T होता है वो इन दोनों के रूट के बराबर होता है। इसको याद कर लोगे तो टाइम बचेगा। लेकिन मैंने ये क्यों कराया, ताकि आपको एक साइन कन्वेंशन का अप्रोच पता चले, आपको ये पता चले कि हाउ टू थिंक। अरे है तो भैया इक्वेशन ऑफ मोशन ही ना, तो पता हर चीज को नया नहीं बनाते, है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही ना। बस यहां पर क्या था कि हमने 3 केस थे तो 3 इक्वेशन बनाई। फिर कहता है यार फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो यार हमें ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें T1, एक बार बताओ, ये भी H था, ये भी H था। अगर मैं इन दोनों H को कंपेयर कर देता तो T1 और T2 में रिलेशन आता। लेकिन हमें T1 T2 में रिलेशन नहीं चाहिए, हमें T1 T2 में रिलेशन चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे T भी दिखे, T1 भी दिखे और T2 भी दिखे। वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करोगे तो आपको बहुत मक्खन की तरह समझ में आएगा। वो चीजों का आप एक बार देखना, ये रिजल्ट आप यहां रखना। यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है एयर रेजिस्टेंस। देखो होता क्या, इसको भी समझ लो। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, हवा का दबाव। आप एक बात बताओ, आप बाइक पे जब आगे की तरफ जाते हो तो हवा का दबाव कहां होता है, इतना बता दो। तो आपका जवाब होगा कि जब हम बाइक पर बैठ के जाते हैं तो हवा का दबाव हमारे मुंह पे होता है। मतलब एक सिंपल सी बात समझ लो बेटा, कि जिधर आप मूव करते हो ना, जिधर भी आप जाओगे ना, एयर रेजिस्टेंस हमेशा उल्टी दिशा में होता है। यह बात तो आप लोग ध्यान रख सकते हो बच्चों। ये एक लाइन तो मेरे कहने पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कि जिधर आप जाओगे हवा का दबाव हमेशा उल्टी दिशा में होगा। अगर आपने एक बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल पे हवा का दबाव नीचे होगा, और अगर आपने एक बॉल को नीचे फेंका तो हवा का दबाव ऊपर होगा, क्योंकि हवा हमेशा आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के उल्टा काम करता है। तो यहां पर मैंने यह बताया कि आपने यह पढ़ा है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो आप वेल एंड गुड जानते हो बेटा कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने पर टाइम ऑफ एसेंट भी U/G था और टाइम ऑफ डिसेंट भी आपका U/G था। यह तो सबको पता है। लेकिन इस सिचुएशन में कहता है नहीं भाई साहब, इग्नोर नहीं करना, आपको लेना है एयर का रेजिस्टेंस है। तो मैं करता हूं, देखो मान लो यार एयर का रेजिस्टेंस है, तो चलो मैं बॉल को पहले टाइम ऑफ एसेंट, बॉल को हमने यहां से ऊपर फेंका, बॉल का ये टाइम ऑफ एसेंट है, बॉल ऊपर जाती है, यहां वेलोसिटी 0 होती है, उसके बाद फिर घूम के तब नीचे आती है, पता ही आपको। मैं पहले एसेंट की बात करता हूं। बताओ बेटा, एसेंट में बॉल ऊपर जा रहा है, तो जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी तो होती है, और चूंकि बॉल ऊपर जा रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस भी नीचे ही होगा। तो इस पर जो नीचे की तरफ चीजें हैं वो G और A दोनों लग रही हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है कि U/G होता था, लेकिन हमें यहां पता चल गया कि U/G प्लस A होगा, क्योंकि G भी नीचे है और A भी नीचे है। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा U/G प्लस A। अब बात करता हूं टाइम ऑफ डिसेंट की। डिसेंट का मतलब सर यहां से फिर बॉल नीचे चला, और मैंने बताया था कि यहां से बॉल अब 0 से फिर नीचे भागेगा और नीचे की तरफ तेजी से आ रहा है बॉल। तो टाइम, अब बताओ बॉल अगर नीचे आएगा तो आपको पता है ग्रेविटी तो नीचे होगी, लेकिन आपको यह भी पता है कि जिधर मोशन होता है हवा का दबाव उल्टा होता है। तो आप ये भी कह सकते हो, मैं इसको भी छोड़ो, मैं लॉजिकल बताता हूं कि पेपर में सवाल आएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन बन के आएगा। तो आपसे कोई पूछे भैया टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे टाइम ऑफ डिसेंट होगा U/G ही होता था, लेकिन इसमें G के उल्टा में कुछ A आ गया तो G - A होगा। ऐसे कर लो यार, U/G - A होगा, एट सिंपल एज दैट।
अब आप खुद बताओ कि यहां u अपॉन जी प्लस ए है, मतलब नीचे वाली चीज बड़ी है तो ये टाइम छोटा हो गया, और इसमें नीचे वाली चीज छोटी है तो ये टाइम बड़ा हो गया। मतलब अगर हवा का दबाव कंसीडर करें तो टाइम ऑफ एसेंट कम लगता है और टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा लगता है। मैं कहूंगा आप इस चीज को देखो मत, इसको आप अभी इग्नोर कर दो, आप ऐसे कर लो, क्योंकि आपको पेपर में एक अप्रोच बिल्ड करना है, इसमें इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। बस यहां पर यह सिखाना था कि एयर रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। तो उसका जवाब है कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करता है। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो जी तो नीचे होता ही है, हवा का दबाव भी नीचे होगा, तो यहां पे जी जो होगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। और जब बॉल को आप ऊपर से जब बॉल नीचे आएगी तो जी तो नीचे ही होता है, लेकिन एयर का रेजिस्टेंस ऊपर हो जाएगा तो जी माइनस ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू छोटी है तो ये टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो टाइम कम हो गया। मतलब एसेंट का टाइम कम होता है और डिसेंट का टाइम ज्यादा होता है। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने क्यों पिक किया था, ये सुनना ध्यान से। बॉल इज थ्रोन अप विद स्पीड यू, एक बॉल को हमने यू स्पीड से फेंका, तो कहानी सबको पता है कि भैया ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे आती है, और हमने यू से फेंका। कहता है सर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट टी सेकेंड, लास्ट के टी सेकेंड में बताओ कितना चलेगा। और लास्ट के टी सेकेंड का मतलब हमें पता है यहां की वेलोसिटी जीरो होगी। लास्ट के टी सेकेंड का हमसे बच्चों डिस्प्लेसमेंट पूछा है। चक्कर क्या है कि लास्ट के टी सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला हमें आता है, लेकिन लगाने में दिक्कत क्या है कि हमें जो स्पीड दिया है वो यहां का दिया है कि यहां की स्पीड यू है, लेकिन हमसे पूछा है यहां का, तो यहां की स्पीड क्या है वो हमें भी मालूम नहीं है। तो या तो एक तरीका है कि पहले आप यहां से यहां सॉल्व करो, वो बहुत ही डेटा ही नहीं है इसमें, तो यहां पर कैसे करें। सवाल यह कि हाउ, जिस बच्चे को एक कहानी याद होगी कि वर्टिकल मोशन में लेफ्ट की चीज राइट पे कॉपी होती है, तो वो ये बोलेगा कि लास्ट के टी सेकेंड में जितना ऐसे ऊपर जाएगा, लास्ट के टी सेकेंड में उतना ही नीचे भी तो आएगा। मतलब दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, क्योंकि सर ने बताया था कि वर्टिकल मोशन में लेफ्ट की चीज राइट में कॉपी होती है। तो लास्ट के टी टाइम में, चूंकि लास्ट का टी टाइम बोला है तो हमें पता है कि यहां तो जीरो होगा ही, तो लास्ट के टी टाइम में जितना ये होगा, अगर इधर सोचो तो यहां से ये भी तो वही होगा। और यहां से ये निकालना इज वेरी इजी, बिकॉज अगर आप यहां से ये वाला एस निकालते हो तो आपको यू पता है जीरो, यहां से बॉल नीचे आती तो यू इज जीरो। तो आप जैसे ही इसको जीरो लोगे, टाइम तो टी दे रखा है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आपका एक सेकंड में आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और यहां अगर आंसर एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है तो ये वाला चीज जो होगा वो भी होगा हाफ जी टी स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर। बात पकड़ में आ रही है क्या है? तो जो बच्चा ये चीज समझ लेगा सर वो क्रैक कर लेगा। ये छोटी छोटी चीजें ही पेपर में आती है बेटा, और ये छोटी छोटी चीजें ही अगर समझ में आ गई तो फिर काम ही हो जाता है सर, फिर तो कोई इशू ही नहीं आता ना। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन क्या है देखो थोड़ा सा सर। अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अनदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। मतलब एक बंदा बॉल को फेंकता है और हर अगली बॉल 2 सेकेंड के बाद फेंकता है। ध्यान देना, What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at a time? भैया कहता है कि मुझे किसी भी वक्त हवा में देखूं तो 2 से ज्यादा बॉल दिखनी चाहिए। समझना मेरी बात को, 2 से ज्यादा बॉल दिखनी ही चाहिए। अब देखो मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ क्या आप फॉर्मूले को रट के जाओगे तो ये क्वेश्चन कर लोगे? आप इसीलिए कहता हूं कि ऑलवेज बिल्ड एन अप्रोच, सोचना सीखो। यही मकसद भी है फिजिक्स का नीट में, सोचना है बेसिक कंडीशन। यार एक बात बताओ, बॉल को उसने फेंका, एक बॉल को सपोज करो उसने यू से फेंका। मान लो बेटा इस बॉल का एक टाइम पीरियड होता है, मैं तुमसे एक बात कर रहा हूं, मान लो इस बॉल का टाइम पीरियड है 1 सेकेंड। सोच के देखो, अगर 1 सेकेंड टाइम पीरियड, इसका मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर ये बॉल नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो फेंकता तो 2 सेकेंड के बाद है। तो सोचो क्या हवा में कभी भी मोर देन 2 बॉल दिखेंगी? सोच के देखो। तो हमें कहता है हवा में मोर देन 2 बॉल्स दिखनी चाहिए। सोच के देखो ना यार, अगर बॉल का टाइम 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के अंदर ये बॉल जाके गिर जाएगी, तो वो फेंकता 2 सेकेंड के बाद है। जब वो 2 सेकेंड के बाद फिर फेंकेगा तो पहली बॉल तो बैठ चुकी होगी, तो हवा में तो एक ही बॉल दिखेगी। अच्छा, मानो कि टाइम ऑफ पीरियड इज 2 सेकेंड, उसने ऐसा फेंका कि एक बॉल को यहां से जाके और यहां गिरने में 2 सेकेंड लगता है, तो भी क्या आपको हवा में 2 बॉल से ज्यादा दिखेंगी? सोचो, क्योंकि सर मान लो मैंने एक बॉल फेंका, अब वो बॉल 2 सेकंड के बाद नीचे गिर गई, तो मैं फेंकता अगला 2 सेकंड के बाद हूं बॉस। तो जब वो बॉल गिर चुकी होगी तब मैं दूसरा फेंक रहा हूं, तो हवा में तो एक ही बॉल दिखेगी। तो ये भी नहीं है सर, हमें मोर देन 2 देखना, ये भी रिजेक्ट।
3 सेकंड सोच के देखो, मान लो मेरे बॉल का टाइम पीरियड 3 सेकंड है। 3 सेकंड का मतलब सर मैंने इसको यहां से फेंका और इस बॉल को यहां से जाके यहां आके यहां गिरने में 3 सेकंड का वक्त लगता है। क्या होगा सोचना बेटा। यहां से ये बॉल चली, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, मान लो यहां आई तो 2 सेकंड बीत चुका है। तो 2 सेकंड बीत चुका है, इसका मतलब कि मेरी एक बॉल यहां पे है। सोचने की कोशिश करना, एक बॉल यहां है, तब तक मैंने यहां से दूसरा बॉल भी फेंक दिया, ठीक है। लेकिन बताओ ये दूसरा बॉल जब तक यहां पहुंचेगा तब तक तो ये बॉल नीचे गिर चुकी होगी सर। तो हवा में फिर से कितनी बॉल दिखी? एक। मतलब ये भी गलत है। अगर आप बोलते हो टाइम पीरियड इज 4 सेकंड, सोचो तो कुछ होगा। 4 सेकंड का मतलब क्या होगा सोचो बेटा। अगर आपका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, थोड़ा सा सब लोग सोचना सर, थोड़ा सोचना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेकंड है, सोचो मैं समझाता हूं। बताओ टाइम पीरियड 4 सेकंड, इसका मतलब कि सर यहां से बॉल को फेंकेंगे तो 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे आने में। समझना मेरी बात को। तो मैंने बॉल नंबर 1 को फेंका और बॉल नंबर 1 जब यहां पहुंची होगी तो यहां से मैंने बॉल नंबर 2 को फेंक दिया, क्योंकि मैं तो 2-2 सेकंड के बाद फेंकता हूं। अब बॉल नंबर 1 यहां से नीचे आ रही होगी और बॉल नंबर 2 यहां से ऊपर जा रही होगी। अब सोचो बेटा, मैं चूंकि हर 2-2 सेकंड के बाद फेंकता हूं, तो पहली बॉल 2 सेकंड में यहां पहुंची तो मैंने दूसरा भी फेंक दिया, क्योंकि मैं तो 2-2 सेकंड के बाद फेंकता रहूंगा। अब सोचो कि 2 सेकंड के बाद यह बॉल यहां से आकर के यहां गिर जाएगी, मतलब 1 वाली बॉल तो गिर चुकी है। अब 1 वाली बॉल जब यहां गिर चुकी होगी बच्चों, तो बताओ यहां ऊपर कौन सी बॉल पहुंच चुकी होगी तब तक? तो जब ये यहां गिर गई होगी तो सर आप बोलोगे यहां पर अब 2 वाली बॉल पहुंच चुकी होगी। और जब 2 सेकंड बीत गया तो मैंने तीसरी बॉल फेंकी। तो बताओ जब मैंने तीसरी बॉल फेंका तो हवा में कितने बॉल दिख रहे हैं आपको? ये तो गिर चुका है, हवा में आपको मात्र 2 ही बॉल दिख रहे हैं। तो अगर आपको मोर देन 2 बॉल चाहिए तो आपको जो टाइम रखना पड़ेगा वो मोर देन 4 सेकंड का रखना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 4 सेकंड से ज्यादा का रखना पड़ेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकंड से ज्यादा रखना पड़ेगा तो 2u by g शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकंड, मींस 2u शुड बी ग्रेटर देन 9.8 इंटू 4, 2 2 जा 4, मतलब u शुड बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई या नहीं आई? रटना मत, रटना मत। मैं ये कह रहा हूं चीजों को समझो मेरे बच्चों के क्या चल रहा है। मोर देन 2 बॉल्स। अब बताओ ये कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है? ये सब लॉजिकल थिंकिंग को आपको बिल्ड करना पड़ेगा यार। 2 सेकंड पे फेंकता, हो सकता है पेपर में कुछ और टाइम गैप दे दे, 1.5 सेकंड बोल दे, तो आप ये रट के नहीं जा सकते। बस आपको समझना पड़ेगा कि 1 सेकंड में नहीं, क्योंकि यहां कहता है कि मुझे 2 बॉल नहीं 2 से ज्यादा देखनी है। सोचो जब टाइम पीरियड 4 सेकंड था तो 4 सेकंड में क्या देखा आपने कि 2 सेकंड में ये बॉल यहां पहुंची थी। जब ये बॉल यहां पहुंची तो मैंने बॉल नंबर 1 यहां थी तो मैंने यहां से बॉल नंबर 2 फेंक दिया। अब बॉल नंबर 2 फेंका, बताओ फिर 2 सेकंड तक रुकूंगा मैं, तो 2 सेकंड में ये वाली बॉल यहां गिर चुकी होगी। 1 वाली बॉल तो गिर गई, तो 1 वाली बॉल तो सर गिर चुकी है, चलो। लेकिन जब 1 वाली बॉल 2 सेकंड में यहां पहुंची होगी तो 2 वाली यहां पहुंच चुकी होगी। और जब 2 वाली वहां पहुंची होगी तब तक 2 सेकंड बीत गया, तो मैंने यहां से बॉल नंबर 3 फेंका। तो जब मैंने बॉल नंबर 3 फेंका तो देखो हवा में तो 2 ही बॉल दिख रही है ना, 1 वाला तो गिर ही चुका है। मतलब अगर टाइम पीरियड 4 सेकंड है तो भी आपको हवा में 2 ही बॉल दिखेंगे। और क्वेश्चन में कहता है हमें मोर देन 2 देखना है, तो मोर देन 2 के लिए प्रभु ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नीट का। ये देखो, ईच ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल, थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप व्हेन फर्स्ट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है, ब्ला ब्ला। एक बात बताओ, यहां से पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं और हर ड्रॉप फॉल्स मतलब रेस्ट से गिरते हैं, एंड फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल। आपको याद कीजिए, मैंने ऐसा एक केस अभी शुरू में पढ़ाया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो क्योंकि पानी अगर वर्टिकल गिरेगा तो सबका एक्सेलरेशन जी ही होगा। और यहां कहता है ईच ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है सर। तो कहता है जब पहली वाली ड्रॉप यहां पहुंची थी तो यहां से थर्ड ड्रॉप निकल रहा था। थर्ड ड्रॉप निकला जब पहला वाला यहां पहुंचा। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ड्रॉप, और बीच में कहीं सेकंड वाला होगा। मुझे मेरी बात समझाओ, मैं क्या बोल रहा हूं सर, इसको समझो। क्या यहां पर रेस्ट से पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं? यस। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस। और क्या हर ड्रॉप के बीच टाइम गैप सेम है? हां सर। क्यों? क्योंकि सर हर ड्रॉप रेगुलर टाइम के बाद टप टप टप। तो अभी क्या पढ़ाया था मैंने कि अगर कोई चीज रेस्ट से चले और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चले और अगर टाइम गैप सेम हो
तो मैंने पढ़ाया था बच्चों कि अगर ये डिस्टेंस x होता है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला मात्र ये डिस्टेंस 3x होता है, ये वाला डिस्टेंस 5x होता है। तो क्या यहां पर भी यही कंडीशन नहीं है? सोच के देखो जरा तो। यस सर, u इज 0, रेस्ट से चलाओ, टाइम गैप, दिस टाइम गैप एंड दिस टाइम गैप इज सेम। टाइम गैप सेम है ना बेटा? तो टाइम गैप सेम है तो बताओ कैसे होगा सर? तो टाइम गैप सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि सर एक 1x होगा तो एक आपका 3x होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बताओ सर, पहले अब ये टाइम गैप सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं बताइए सर? हम ये बोल सकते हैं कि सर चूंकि ये टाइम गैप इज सेम, दिस टाइम गैप एंड दिस टाइम गैप इज सेम, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर अगर ये x है तो ये कितना होगा? 3x। ये अगर x है तो ये 3x होगा। अब तुम बोलोगे सर ये x आपको कैसे पता चला? तो देखो सर, जहां से u 0 शुरू होता है उसके बाद वाला x होता है, तो यहां से ड्रॉप गिरा तो यहां से u 0 है तो ये पहला tx होगा, अगला वाला 3x होगा। तो आप बोलोगे सर ये x है तो ये 3x, और हमें पता है कि ये टोटल हाइट यहां पे दिया होगा 5 मीटर दिया है, तो टोटल हाइट इज 5 मीटर। तो ये नल की हाइट 5 है, तो अगर x और 3x को हम ऐड कर दे बेटा, अगर मैं इस x और 3x को ऐड कर दूं तो आपको दिख रहा है कि इसका सम 5 ही तो होगा। तो आप लिख सकते हो 4x इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आई आप देखो 5/4 मीटर। और अगर आपको x मिल गया 5/4 मीटर तो बताइए सर इनके बीच का सेपरेशन कितना है? तो इनके बीच का सेपरेशन है 3 × 5/4 विच इज 15/4। बताओ बेटा इनके बीच का सेपरेशन कितना है? तो आप बोलोगे इनके बीच का सेपरेशन है x मतलब 5/4। तो आपका सेपरेशन बिटवीन द ड्रॉप्स आ गया। तो देखो वो कॉन्सेप्ट्स मर्ज होके पूछते हैं, और ये सारे सवाल ऐसे ही फ्रेम हुए इतने दिनों में नीट के एग्जाम में। तो ये चीज अगर आपको क्लिक कर गई तो आप क्वेश्चन को बहुत प्यार से कर लोगे सर, क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या होता है, टाइम कम है। मैं आपको पढ़ा भी इतना दूं तो पढ़ाना उतना ही है जितना आप यहां स्टोर कर सको बॉस। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो करने पे आता है प्रैक्टिकली तो इतना आसान भी नहीं होता, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। इसलिए कह रहा हूं कि चीजों को स्टोर भी करना है, चीजों को प्रैक्टिस भी करनी है, एफिशिएंसी पे भी वर्क करना है। इसलिए जो ये करा रहा हूं इसके बाद आप ओनली प्रीवियस ईयर करो, बहुत ज्यादा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और देख लो। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर एट t इज इक्वल्स टू 0। एक टावर है और वहां पर बेटा जब टाइम 0 था तो हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। वेरी गुड। ड्रॉप का मतलब ही होता है u इज 0। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउन विद स्पीड v, द बॉल्स मीट। ठीक है यार, एक बात बताओ, इसको हमने ड्रॉप किया और कहता है इसको ड्रॉप करने के 6 सेकेंड के बाद एक दूसरी बॉल को ड्रॉप किया, और दोनों की मुलाकात, इसको ड्रॉप किया और उसको फेंका है, उसको फेंका है, लेकिन इसको फेंका है आफ्टर 6 सेकेंड्स। ठीक है, और कहता है एक वक्त आया जब 18 सेकेंड का टाइम था तो ये दोनों बॉल आकर के एक लेवल पे चले आए। एक बात बताओ, फिर से वही बात आ गई, दोनों बॉल एक लेवल पे चले आए। एक लेवल का मतलब मीट हो गए, कैच हो गए, मतलब दोनों का पोजीशन सेम हो गया। तब से ये कॉन्सेप्ट तब से बार बार आ रहा है। बस यहां पर ये है कि सर देखो पोजीशन सेम मतलब जितना ये है उतना ही ये है। दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है, सेम लेवल से फेंका है और सेम टाइम पे मिल गया, तो ये डिस्टेंस दोनों का सेम है। बस आप बताओ कि इस वाली बॉल का S1 कितना होगा? तो इसका S1 होगा u, 18 सेकेंड के बाद मिला है t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और जो S2 होगा, जो इसका डिस्टेंस होगा S2, इसका फॉर्मूला होगा u t। लेकिन फिर वही बात, ये वाली बॉल अगर 18 सेकेंड चली है तो ये भाई साहब उसके 6 सेकेंड के बाद चलना शुरू किए हैं। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ये 6 सेकेंड के बाद चलना शुरू किया तो इसको मिला 18 सेकेंड का वक्त, लेकिन ये 6 सेकेंड के बाद लाइन में आया है तो इसको तो 12 ही सेकेंड का वक्त मिला ना चलने के लिए। तो इसका जो टाइम लोगे आप लोगे v12 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर। और आपको दिख रहा है पिक्चर में कि दोनों सेम लेवल से चले हैं और सेम जगह पे मिले हैं, तो यू कैन से दैट कि ये मीट हुए हैं। इसका मतलब पिक्चर से दिख रहा है कि S1 इज इक्वल्स टू S2। आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, ये चीज तो 0 हो गई, तो हाफ इंटू 10 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12v प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपका v आ जाएगा और v आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये सब क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। इसका आंसर कितना आया रखा है सर? देखो वही चीज है ना, 16 20 इन्होंने सॉल्व जो भी होगा, मैं तो इसलिए लगा रखा आंसर इसका 75। आप करना, इसका आंसर यही आएगा 75। आप चेक कर लेना, यहां पर भी सॉल्व करके चेक करोगे आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आप यहां चेक कर सकते हो सर इसको। जैसे हम इसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जैसे देखो ये 12v है ना, 12v को यहीं रख लो और बताओ इसको इधर लाओ, तो बेटा हाफ 10 मतलब 5 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इस चीज को आप सॉल्व कर लेना, तो जैसे ही सॉल्व करोगे 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, मैं तो भूल ही गया, 18 का स्क्वायर कितना 296 होता है, कितना होता है, एक मिनट रुको, तो 18 का स्क्वायर 324, सॉरी, तो 5 इंटू 324 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 12v। 5 इंटू ये कितना होगा बेटा 144, 324 माइनस 144, मैं कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं, 180 इज इक्वल्स टू 12v। ये कितनी बार कटेगा सर, 12 एकम 12, 12 5 60, v इज इक्वल टू, मैंने आंसर इसलिए लाया कि आपको यकीन हो जाए कि आंसर आएगा, तो आंसर बिल्कुल आएगा। अगर अपना अप्रोच सही है तो आंसर कहां जाएगा सर, आंसर तो आना ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेलोसिटी, ये क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन, कितना कितना बढ़िया क्वेश्चन था। देखो कहता है एक बॉल को हमने यहां से ड्रॉप किया तो मेरे भाई u इज 0। कहता है यहां एक विंडो है, दिस इज अ विंडो, और विंडो है 1.5 मीटर लंबा विंडो है। तो इस खिड़की को मैंने देखा कि इस बॉल ने इस खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार कर लिया, ये दे रखा है। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी है, तो बताओ कि यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब ये जब पेपर में क्वेश्चन आया ना तो बच्चे पैनिक, भैया कैसे होगा। देखो थोड़ा सा सोचो, क्योंकि नीट का सवाल है तो होगा जरूर छोटा ही, और अगर वो बड़ा है तो मैं तो वैसे भी कहता हूं छोड़ दो, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करो, लास्ट में उसको अटेम्प्ट करो। बच्चे सोचते यार ये वी कैसे निकाले, यार मैं कहता हूं कि इतना क्यों सोचते यार, साफ साफ क्वेश्चन में कहता है कि दिस डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर इज कवर्ड इन 0.1 सेकेंड्स। तो मैं सीधा इसके लिए 1.5 इज इक्वल टू, नीचे का साइन प्लस मानता हूं क्योंकि नीचे की तरफ फेंका था, तो प्लस, तो ये भी प्लस में होगा, इज इक्वल टू यहां की स्पीड, यहां मैं इसी की बात ही कर रहा हूं, बाकी से मुझे मतलब ही नहीं, u इंटू टी 0.15 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.15 का स्क्वायर। क्या मैं गलत कह रहा हूं, देखो तो 0.15 का स्क्वायर, भैया हो नहीं गया। इसको अब जैसे ही सॉल्व करोगे आपका u नहीं आ जाएगा, एज सिंपल। कितना सिंपल क्वेश्चन आप देखो, और आप अभी नीट का प्रीवियस ईयर लगा के देखो, आपको मजा नहीं आया तो मुझे बताना। ठीक है भाई साहब, मेरी बात क्लियर है, तो इसको कर लो बेटा। आज एक काम करता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा आज नहीं करता हूं, ओवर ज्यादा हो जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D 45 मिनट्स का होगा, उसको करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, ठीक है। टेक केयर।